सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेम चीज़. सो हाई ऑल, दिस इज निर्माण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल. सो आ चुका है मेरे स्क्रीन के ऊपर सवाल नंबर 4, क्योंकि हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता रहेगा. सो लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे मुझे बोला गया एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with velocity v0 in an electric field directed from top to bottom between a positive and a negative plate of length L. यहाँ तक की चीज़ को पहले विजुअलाइज करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं. सही है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं 2 प्लेट्स बना लूँगा. एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इस तरीके से, और इसके नीचे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो ना, मुझे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें मैंने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया विथ वेलोसिटी v0. करेक्ट. अब क्या होगा, अच्छा ये प्लेट्स की लेंथ भी x जो है ये गिवन है ना, तो ये प्लेट की जो लेंथ है इसको x दे रखा है. द इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर गेटिंग डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ऑफ कोर्स अब अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट धीरे धीरे जाना चालू करेगा, है ना. तो इसकी ट्रैजेक्टरी अगर मैं मार्क करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से जाती जाएगी और ये यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा. करेक्ट है क्या. अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना. नाउ मुझे फाइंड आउट क्या करना है, द डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहली चीज़, डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेना, कि जिस पॉइंट पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया को लीव किया है ना. मैं यहाँ पे इसको येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ से देखो कि ये इसका एक्चुअल पाथ था. करेक्ट, इसका एक्चुअल पाथ था. तो जब इसने लीव किया तो इसने वाई डायरेक्शन में कितने डिफ्लेक्शन पे लीव किया है ना, मतलब कितना टोटल वाई डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन हो चुका था. ये पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ मुझे फाइंड आउट करना है एंगल एट विच द इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट. तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से देखूँ तो ये थीटा एंगल जो यहाँ पे बन रहा है कि किस एंगल पे निकला वो मुझे फाइंड आउट करना है. सही है. तो ये 2 चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखेंगे इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए. सबसे पहले तो मैं जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, वैल्यूज़ जो दिख रही है वो लिख लेता हूँ. सबसे पहले मुझे बताओ कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जिसको मैं ux लिखूँगा, कितना है, इट इज़ v0. ठीक है. क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, नहीं है, तो इसको मैं 0 लिख दूंगा. सही है. चलो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, जब तक मैं फील्ड से निकला तब तक मैं एक्स डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ. सही है. या जब इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, और जब मैं एस वाई की बात करूँ तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई हुआ है ना, जो मुझे फाइंड आउट भी करना है. चलो ये चीज़ भी हो गई. नेक्स्ट और कोई चीज़ है, यस, एक्सेलरेशन की बात करते हैं. एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, तो मैं इस एक्सेलरेशन को 0 लिख दूंगा, है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ते जाएगा. लेकिन यहाँ पर देखो ए वाई, क्या वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, जी हाँ है, और वो कितना है. अब इसको जी मत बोल देना, जी मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस अज्यूम करने बोला है, मतलब जी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो सर फिर तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आना ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली. और इफ़ यू रिमेंबर, एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स आता है. वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो जो फोर्स है वो होता है कितना, Q/E, है ना. तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इतना अमाउंट ऑफ फोर्स आता है. फोर्स को अगर मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूं तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी QE/m, है ना. तो QE/m क्या होगा, इतना अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर चार्ज पे एक्ट करेगा. तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m. Q की जगह मैं लिख सकता हूँ E, है ना, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, E है. और कैपिटल E लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है 2 प्लेट्स के बीच में, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको m ही लिख देते हैं. सही है.
सो आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी और ये आपको सारी चीज़ों की वैल्यूज़ जो मैंने लिखी है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। क्या करेंगे, फटाफट से वैल्यूज़ पुटअप करें, है ना। तो किस में पुटअप करेंगे, इक्वेशन लिखने पड़ेंगे किसके, काइनेमेटिक्स के। तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूँ, s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। मैं एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ तो मैंने एस एक्स लिखा, यू एक्स लिखूँगा, ए एक्स लिखूँगा, करेक्ट है। टाइम तो दोनों डायमेंशंस में, दोनों एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में सेम ही रहेगा, है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, एक्स हो रखा है ना। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है वी नॉट, तो यहाँ पे लिखूँगा वी नॉट इंटू टी। अच्छा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो ये जो मेरा पूरा टर्म है यही 0 हो जाएगा। तो आई कैन राइट कि मेरा वी नॉट जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स ओवर टी, है ना। या एक काम करता हूँ, यहाँ से इसके बजाय मैं टाइम की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे वी नॉट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है मुझे टाइम की ज़रूरत पड़े। तो मैं टाइम इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ एक्स ओवर वी नॉट, सही है। तो यहाँ से मुझे टाइम मिल गया कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा। हाउएवर यहाँ पे मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, मुझे तो अभी मेन y निकालना है ना, कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन हुआ कितना है। तो अब बात करते हैं एस वाई की, है ना। तो सेम इक्वेशन में लगाऊंगा एस वाई का, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y डायरेक्शन में लगाते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट है, लेकिन सब कुछ अब y डायरेक्शन में लगेगा। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, y, जो मुझे फाइंड आउट करना है। y डायरेक्शन में क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है, u की वैल्यू 0 है, तो मैं इस पूरे टर्म को 0 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास बचा क्या, हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, ई ओवर एम ई, तो यहाँ पे लिखूँगा ई ओवर एम ई, और t का स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, एक्स अपॉन वी नॉट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, करेक्ट है। तो दिस इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जो कि हुआ होगा। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 1, है ना। इससे मिलता जुलता, इसको ब्रैकेट ओपन करके आप एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ऑप्शंस में जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखे, थोड़ी सी रीअरेंज करके भी हो सकती है, ब्रैकेट स्क्वायर करके भी हो सकता है ना, या फिर आपको एम ई की जगह सिर्फ एम भी लिखा हो सकता है, जो भी कुछ चीज़ है, ये ऑप्शन आपको जहाँ दिखे उसको आपको टिक कर देना है। तो आपको डिफ्लेक्शन तो मिल गया। नेक्स्ट चीज़ अब क्या फाइंड आउट करनी है कि किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन निकला था। अब एंगल फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लिख सकता हूँ, सही है। क्यों, क्योंकि मेरा जो थीटा है, यहाँ पे देखो, जब मैं इलेक्ट्रॉन मेरा जिस एंगल पे निकला वो उस एंगल पे कुछ वेलोसिटी से निकला है, तो उस वेलोसिटी का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा और वाई कॉम्पोनेंट होगा, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स करके ये आंसर निकाल सकता हूँ। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम वी वाई और वी एक्स फाइंड आउट कैसे करें। तो एक चीज़ ध्यान से देखो कि मेरा एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्स डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो मेरा वी एक्स है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, वो कितनी रहेगी, वो अभी भी वी नॉट ही रहने वाली है ना। लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। अब वो कैसे फाइंड आउट करें, तो करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दें, है ना, सब कुछ वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वहाँ से मुझे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मुझे मिलेगा वी वाई इज इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो पहला टर्म जो है हो जाएगा 0। आंसर क्या बचा है, ए वाई इंटू टी। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, ई ओवर एम ई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई ओवर एम ई, और टाइम है, टाइम का इक्वेशन अभी हमने निकाला था एक्स अपॉन वी नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन वी नॉट। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, वी वाई की, करेक्ट। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन एम ई इंटू एक्स अपॉन वी नॉट, करेक्ट। और ये डिवाइड होगा वी एक्स से, विच इज़ नथिंग बट वी नॉट ही है, तो ये वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे tan थीटा मिल गया। तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स ऑफ ई एक्स अपॉन एम ई इंटू वी नॉट का स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ से ये मुझे सेकंड आंसर मिल गया कि किस एंगल पर इलेक्ट्रॉन निकला होगा, सही है। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने काइनेमेटिक्स लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने जो ग्रेविटी था, जो जी टर्म हमारा काइनेमेटिक्स में लगता था ऐसे केसेस में, उस जी को हमने रिप्लेस कर दिया ई अपॉन एम से, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा था इंस्टेड ऑफ ग्रेविटी। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी 11th काइनेमेटिक्स में जो करते हैं सेम टू सेम चीज़ें हमने यहाँ पे की है, सही है क्या।
तो कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बस समझने वाली बात यह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और आप एंगल कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करो और आपको दिख जाएगा कि आंसर निकालना बहुत ही आसान है। सही है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में बोला है फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड नेचर ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। तो पहले तो मुझे बताना है कि तीनों चार्ज पार्टिकल के नेचर क्या है। ये बताना तो बड़ा आसान है। कैसे सर? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन पार्टिकल्स के नेचर बताओ। मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल जो है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हुए ना। टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हुए मतलब वो चार्ज का खुद का नेचर क्या होगा? डेफिनेटली हर चार्ज अपने से ऑपोजिटली चार्ज्ड जो रीजन है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना कहीं ये डेफिनेटली नेगेटिव चार्जेस हैं। अब बात आती है थर्ड चार्ज की। थर्ड चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, जहाँ पे मुझे बोला गया था कि इन तीनों चार्जेस का मुझे नेचर बताना है। सेकेंड बात करेंगे हम चार्ज पार्टिकल विथ हाइएस्ट Q/m रेशो। इस चीज़ को ध्यान से देखना। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, है ना। F इज इक्वल्स टू QE होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि फोर्स इज इक्वल्स टू QE है और फोर्स को अगर मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू Q/m इंटू ई, करेक्ट। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, मुझे Q/m रेशो के बारे में पूछा है तो Q/m मुझे इस तरीके से मिल रहा है ना। तो जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उसका Q/m रेशो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों चार्जेस के लिए सेम है। सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव प्लेट के बीच में तीनों चार्जेस को रिलीज़ कर किया है मैंने, तो ये जो सभी चार्जेस है सबके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे मौजूद वो तो सेम है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन दिखेगा आपको किसी का भी, आप बोल सकते हो उतना ज़्यादा Q/m रेशो है। मुझे पूछा है चार्ज विथ हाईएस्ट Q/m रेशो। हाईएस्ट Q/m रेशो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका हुआ है? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड चार्ज सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है। तो आई कैन से कि थर्ड चार्ज हैज़ हाईएस्ट Q/m रेशो। सही है क्या? आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो हमने क्या बोला? हमने सीधा सीधा बोला अब आप वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जब आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि थर्ड चार्ज जो है वो बहुत जल्दी से नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट किया है, जिसका मतलब ये कि Q/m रेशो उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सवाल आपका सीधा सीधा NCERT से उठाया हुआ है। ऐसा सवाल आपके NCERT में भी मौजूद है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पे डिस्कस करना मैंने इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि ये है बड़ा आसान सी चीज़, लेकिन हो सकता है नीट में या JEE मेंस वगैरह में अगर इससे रिलेटेड इस लाइंस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। क्योंकि कई बार हम लोग NCERT को बहुत ज़्यादा भाव देते नहीं हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वाली चीज़ है। अब देखो, अब आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली भी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको सवाल पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ये पता है, अगर आप समझते हो, अगर आप विजुअलाइज सही से कर सकते हो तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हो। सही है। सो दैट वाज द इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आज की वीडियो में डिस्कस की गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया है सो इसका मतलब इस वीडियो से आपको थोड़ा ना थोड़ा हेल्प ज़रूर हुआ होगा। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आप ही की तरफ फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे। हो सकता है ये वीडियो जैसा आपकी हेल्प कर रहा है वैसे ही उनकी भी हेल्प कर दे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू अगेन। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।